नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही एक नया चीज़ लॉन्च करने वाले हैं यूपीएमएसपी। आप देख रहे हैं यूपीएमएसपी ने बोर्ड पेपर लॉन्च कर दिया है, जो मॉडल पेपर होता है, और वह पेपर 2022-21 में जो था वही लॉन्च किया है एक बार फिर से। और आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड जो लॉन्च करता है उसमें से 15 से 20% क्वेश्चन फंसते हैं हर साल। तो ये हमारा चैनल पूरा सल्यूशन लेकर हाजिर हो गया है। जो बच्चे अभी तक इसको नहीं देखे हैं वो पूरा वीडियो देख लें। और एक सब्जेक्ट कोई फिजिक्स ही नहीं मैंने सॉल्व किया है, पूरे पेपर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का सलूशन हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये तो आपका हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है। ये हो गया, देखो इंग्लिश सॉल्व कर दिए हैं यूपीएमएसपी का, ठीक। इसको हटाते हैं। हिंदी भी यूपीएमएसपी का सॉल्व हो चुका है, ये देख रहे हैं 2021 का, इसको भी हटाते हैं। और आपको जीव विज्ञान वाले बच्चे जीव विज्ञान देख लें, इसको भी सॉल्व हो चुका है पूरा यूपी बोर्ड की कॉपी में, ठीक है। और ये देख रहे हैं रसायन विज्ञान हो गया, और इस तरीके से आपका मैथ हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इकलौता चैनल ऐसा है जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही तगड़ी तैयारी करा रहा है सभी बच्चों के लिए। और आपके डिमांड पर जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है, ब्रह्मास्त्र कोर्स, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। अब इसको डिस्काउंट करके 101 के स्थान पर मात्र 80 रुपये कर दिया गया है। उस पर आप यूपीएमएसपी जो लॉन्च किया है बोर्ड पेपर, 4 साल के अनसाल्व पेपर्स का सल्यूशन मिलेगा आपको पीडीएफ के रूप में, मात्र 80 रुपये में मिल जाएगा 5 सब्जेक्टों के, ठीक है ना। इस नंबर पे आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है, पेटीएम करना है, ठीक है, 7992087382 पर। इसी पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको 5 सब्जेक्ट नाम लिखेंगे, हम पीडीएफ इधर से सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों को कोर्स लेना है वो इस नंबर संपर्क करें। अब देखिए, इस पूरे पेपर्स का सलूशन ले सकते हैं। हमारे कोर्स को जो बच्चे लेंगे उनका एग्जाम में लगभग 85% से ऊपर ही आएगा, क्योंकि हम जो चीज़ दे रहे हैं ना वो अनसाल्व पेपर्स का सलूशन है। पिछले 4 वर्ष के लगभग आपको 86 पीडीएफ मिलेगा। कितने पीडीएफ? 86 पीडीएफ मिलेगा। इतना तैयार कर लोगे तो एग्जाम में फोड़ कराओगे। अभी आपके लिए एग्जाम में 15 से 16 दिन का समय है, तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस कोर्स को ले लो। 80 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी चीज़ है, और थोड़ी सी मात्रा आप अगर पेमेंट करके ले सकते हो तो आपको वो 80 रुपया 80 नंबर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये आपके बोर्ड का पेपर है। बोर्ड के पेपर में यहाँ पे आपको रोल नंबर्स, अनुक्रमांक लिखना है अंकों में, फिर शब्दों में लिखना है, फिर विषय डालना है, फिर प्रश्न पत्र लिखना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखना है, स्ट्रक्चर कई बार मैंने बता चुका है, ठीक है। आइए अब समझते हैं हम लोग। पहले प्रश्न देखो, बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको, इधर उधर बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से प्रश्नोत्तर डालकर लिखना पड़ेगा। तो खंड देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खंड अ। खंड अ में पहले का क कौन सा सही है? चौथा। तो पहले का क का चौथा इस तरीके से लिखेंगे। फिर पहले का ख का पहला सही है, पहले के ग का तीसरा सही है, पहले के घ का पहला सही है, पहले के अंगा का तीसरा सही है, ठीक। फिर पहले का च का पहला सही है। इस तरीके से इसमें जो सही है उस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। याद रखना प्यारे बच्चों, ये लिखने का ढंग है, क्योंकि अभी आपको ना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है आपको ये भी नहीं पता है प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपको 2 चीज़, एक तो पूरा यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर पूरा सल्यूशन करवाएंगे, दूसरी चीज़ ये भी बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना प्यारे बच्चों,
ठीक है, क्योंकि आपके लिए बस ये वीडियो ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, गामा किरणें एक ऐसी किरण है जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें इसकी बहुत ही न्यूनतम होती हैं। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्यमान द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। तो याद रखना दोस्तों, गतिमान कण का संवेग p है तो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है h/p। कितनी होती है? h/p होती है। ठीक है। आगे देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो याद रखना दोस्तों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। फिर देखिए, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है। तो याद रखना, पीएन संधि डायोड में दोस्तों जो उत्क्रम संतृप्त धारा है वो अल्पसंख्यक आवेश है। क्या है? अल्पसंख्यक आवेश। अगला है, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पी टाइप एवं पी टाइप और क्या बोलते हैं एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं, याद रखना। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक, यहाँ देखो, तो जो भी इसमें अंगा तक लिखा गया है फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। अब आगे इसको हम पलट देते हैं। राइटिंग का भी एग्जाम में बहुत बड़ा महत्व होता है प्यारे बच्चों, इसलिए राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना सभी बच्चे। खंड ब में आ जाते हैं। एक और है अभी, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, मीटर सेतु की तार जो है याद रखना मैग्नीन या यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीन या यूरेका या कांस्टेंटन का बना होता है। जो हमारे मीटर सेतु में तार लगा होता है जिसमें जौकी आगे पीछे करती है, उसी में ये मैग्नीन का तार यूरेका का लगा होता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? प्यारे बच्चों, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो यहाँ आप देखिए प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। वामर श्रेणी में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, यानी आर फॉर रेंज कितनी होती है? 1.097 × 10⁻⁷। ठीक है ना, इतना होती है। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख। एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एकल गोली, देखो एकल गोली में ना अवतल पृष्ठ भी आ जाएगा, उत्तल पृष्ठ भी आ जाएगा, और चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र बनता है, n/v - 1/u बराबर n - 1/r बनता है। इस चीज़ को विशेष याद रखना। ठीक है। अब आगे देखेंगे, जहाँ पर देखो यहाँ क्या है, जहाँ u हमारा पृष्ठ से वस्तु की दूरी, कौन सा पृष्ठ? चाहे अवतल पृष्ठ हो सकता है या फिर उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है। v क्या है? v है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, जो पृष्ठ से प्रतिबिंब बनेगा ना उसकी दूरी v है। r है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। n पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। अब आगे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ग। देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना।
समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए समस्थानिक का अर्थ क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक Z, तो देखो क्लोरीन में ZCl35 ये परमाणु क्रमांक है। द्रव्यमान संख्या ऊपर होता है, यहाँ पे 17Cl37। ये द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन इसके जो परमाणु क्रमांक है समान है। तो पहले एग्जाम्पल में क्लोरीन को देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे आप जो परमाणु क्रमांक देख रहे हैं 111, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या 1 2 3 आ गया। फिर कार्बन में भी देख लेते हैं, कार्बन में भी देख रहे हैं, कार्बन में 6 परमाणु, ठीक है, और यहाँ पे 6 परमाणु यहाँ पर, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 13 14। तो इस तरीके से समस्थानिक को हम समझ सकते हैं। और अभी तक मैंने बताया कि जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, इस पूरे यूपीएमएसपी का पेपर सॉल्व लेना चाहते हैं, 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर या पेटीएम नंबर या गूगल नंबर 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। उस पर आपको 4th ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन मिलेगा और यूपीएमएसपी का गेस्ट पेपर मिलेगा। इसको करने से आप 95% स्कोर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का घ। दूसरे का घ क्या है प्यारे बच्चों? रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो ये रेडियो एक्टिव की किरणें हैं, 4He4 अल्फा कण, बीटा इलेक्ट्रॉन, गामा 0 गामा, ठीक है। ये ऊर्जा सबसे कम है, ठीक, अधिक सर्वाधिक। फिर विभेदन क्षमता सबसे कम, अल्फा गुणे 100 और बीटा गुणे 100। तो ये होता है हमारे रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में, अल्फा बीटा गामा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न में देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। अगला नंबर जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का अंगा। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A × D। अगर हम दूरी को बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। अगर दूरी को घटा दें यानी 2 प्लेटों के बीच की दूरी को घटा देना तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, तो याद रखना उनके प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके जो है संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन को हम, इसी फार्मूले को, ठीक है ना, हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू A। यानी प्लेटों का एरिया अगर बड़ा होगा तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। अगर उसका एरिया छोटा होगा तो संधारित्र की धारिता का मान घट जाएगा। दूसरी चीज़ ये जो है ना, दूरी क्या होती है? जैसे कोई यहाँ पे संधारित्र है, 2 प्लेट है, एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से और दूसरा प्लेट का संबंध पृथ्वी से करते हैं, आप सब जानते हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच की दूरी D होती है। तो यहाँ पे और एरिया दोनों प्लेट का समान होता है, इसका भी ये होता है, इसका भी ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो धारिता का मान घट जाएगा। अगर धारिता बढ़ाना है तो दूरी, इनके प्लेटों के बीच की दूरी घटा दो, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा, जरा ध्यान देना। दूसरा नंबर क्या है? AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। AND गेट के लिए लॉजिक, AND गेट देखो, AND गेट में क्या है, सत्यता सारणी जो बनी हुई है
यहाँ पर ये है AND गेट, ठीक है ना। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक। AND गेट का चिन्ह, अगर इनपुट हम 0 देंगे A और B में तो आउटपुट हमारा 0 निकलेगा। अगर हम इनपुट में A में 0 दें और B में 1 दें तो आउटपुट में सूत्र तो y बराबर a इंटू बी होता है। तो यहाँ पे अगर 0 रख दें, जरा ध्यान देना, यहाँ भी 0 रख दें a के स्थान पे और b के स्थान पे 1 रख दें तो 1 में 0 का गुणा करोगे 0 ही आएगा। दूसरी चीज़, अगर हम इनपुट यानी a की वैल्यू, जरा ध्यान देना, a की वैल्यू 1 रख दें और b की वैल्यू 0 रख दें। 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, ठीक। तो अगर 1 ऑन है 1 ऑफ है और यहाँ पे रखोगे तो ये ऑफ ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों ऑन कर दें, ऑन का मतलब है कि इनपुट में भी 1 आउटपुट में, दोनों इनपुटों में 1-1 कर देते हैं तो जो आउटपुट मिलता है यहाँ 1-1 का गुणा 1 ही आएगा। इस तरीके से हम इसे AND गेट के लॉजिक गेट को प्रतीक बुलियन की सहायता से सत्ता सारणी बना सकते हैं। बनाओगे, याद रखना कैसे, ये हमें सूत्र पता होना चाहिए, ठीक। y बराबर a इंटू बी, इस हिसाब से हम कोई भी अगर लॉजिक गेट AND गेट आ जाता है तो अपने से बना सकते हैं। तो फटाफट इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं तीसरे के क में, ठीक है। तो तीसरे का क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, जरा ध्यान देना। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है, ठीक है। और ये तीसरे का क वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दो और उसका मात्रक, ठीक। तो देखो, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला संपूर्ण बल रेखाओं को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है या वेबर भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की खोज वेबर नामक वैज्ञानिक ने किया था तो इसका मात्रक वेबर भी होता है। और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। यदि किसी सतह यानी बंद सतह से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होता है। इसके विपरीत यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो ये है हमारे तीसरे का क। अब हम तीसरे के ख की बात कर लेते हैं। तीसरे का ख जरा ध्यान देना क्या है। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। 5 एम्पियर का मतलब है कि जो परिपथ है, परिपथ माने तार, परि माने चारों ओर, पथ माने रास्ता, यानी चारों ओर के रास्ता को हम परिपथ कहते हैं। लेकिन इसमें एक तार का नाम लिया है तो चलिए कोई बात नहीं, एक तार है उसमें धारा I बराबर 5 एम्पियर दिया है। तार के अनुप्रस्थ काट में यानी A में, एरिया में प्रति मिनट यानी T बराबर 1 मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। T बराबर 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। देखो, जो टाइम की वैल्यू है ना 1 मिनट है और यहाँ पे ये चीज़ MKS में दिया था तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, 5 एम्पियर इसमें लिखा था, मिली एम्पियर होना चाहिए तो 5 मिली एम्पियर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक गड़बड़ी है, 5 मिली एम्पियर होना चाहिए, ठीक है, मिली एम्पियर, ठीक है। चलिए अब देखो, T बराबर 1 मिनट दिया था तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है तो हम T बराबर 1 मिनट में 60 सेकेंड बदल दिए। फिर I बराबर क्या है, 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में बदलेंगे तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, तो 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ओके,
फिर हम Q बराबर ये नई सूत्र लगाएंगे और Q बराबर प्लस माइनस ये नहीं लगाओगे, N बराबर आपका क्या है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। और Q बराबर E, देखो Q ना आवेश जो आपके परिपथ में तार में जो भाग रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q का मतलब हम इलेक्ट्रॉन ही रख देते हैं, तो Q के स्थान पर E कर देते हैं। और या फिर आप Q बराबर भी लिख सकते हो या Q, तो E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, यहाँ से I बराबर Q/T हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे तिरिय गुणा करेंगे, Q बराबर IT और I की वैल्यू 5 × 10⁻³ T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 सेकेंड, और इस तरह 5 × 6 = 300 × 10⁻³ कूलाम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो ये तो अभी मैंने Q की वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, तो देखो Q बराबर होता है Ni, क्या होता है Q बराबर Ni, तो Q की वैल्यू 300 × 10⁻, देखो Q बराबर ना Ni होता है, तो Q की वैल्यू इतना रख दिया, N है ही E फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना रख दिया। अब हम यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखो ये 1.6 से 300 काटोगे तो 187.5 आएगा, और ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा, देखो नीचे जब जाएगा ना, पहले तो भाग देंगे तो 10⁻−19 नीचे, फिर ऊपर ले जाएंगे 10⁻+19 हो जाएगा, और 19 में से 3 निकालेंगे 16 आ जाएगा, तो 187.5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में होती नहीं है प्यारे बच्चों, तो 187 × 10⁻16 लिख सकते हो। तो ये हमारा तीसरे का कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं तीसरे के ग में। तीसरे का ग है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य रीड वर्ग नियतांक R के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वामर श्रेणी की द्वितीय नाभिक परमाणु तथा नाभिक परमाणु नाभिक चैप्टर से है, तो वामर श्रेणी को समझाते हैं। देखिए ये हमारे वामर श्रेणी का सूत्र है, 1/λ बराबर R 1/2², ठीक है, -4² और 1/λ बराबर R 2² 4, 4² 16। इस तरीके से हल करेंगे तो 1/λ बराबर 3R/16, ये लैम्डा की वैल्यू 16/3R आ जाएगा। तो ये रहा हमारे तीसरे का ग। अब हम आगे बढ़ते हैं धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीसरे के घ में आ जाते हैं, दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक लिखिए। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान, दे ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य के गतिमान कण उपर्युक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील रहा तब उसमें संबंध दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p और p बराबर होता है यम v, तो लैम्डा बराबर h/यम v हो जाएगा। तो ये रहा हमारे तीसरे के घ का क्वेश्चन। अब हम पहुँचते हैं चौथे में आ जाते हैं। तो चौथा नंबर क्या है जरा ध्यान देना, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर चौथे का क में जरा ध्यान देना, चौथे का क प्रश्न हमारा क्या है, परस्पर संपर्क में रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसको बताने से पहले मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और ये यूपीएमएसबी के 5 6 सब्जेक्ट
कि मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड लॉन्च किया है, आप जानते हैं यूपीएमएसपी जो लॉन्च करता है ना, उसमें से 15 से 20% क्वेश्चन फंसते हैं। इसलिए अगर आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे परचेज किए वाले नंबर 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं और मात्र 80 रुपये में आप 5 सब्जेक्ट के कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसको आपके पास अभी 15 से 16 दिन समय बचा हुआ है। इतने समय में आप चाहेंगे तो अच्छा खासा केवल हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जाते हैं यहाँ पे परस्पर संपर्क में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझाते हैं आपको। देखो ये ना, ये दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। अब इस पृष्ठ से, पहले वाले पृष्ठ से, पहले लेंस वाले पृष्ठ से O की दूरी जो U है, अब यहाँ से जब किरण चली तो एक किरण यहाँ पे इसके द्वारा ना यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और फिर ये जो प्रतिबिंब है ना इस लेंस के द्वारा यहाँ पर ये, अब देखो ये लेंस, ध्यान देना, ये लेंस इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है आई पर और दूसरे लेंस में आई वस्तु का कार्य करता है और इस आई का जो प्रतिबिंब बनता है वो आई डैश पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना इस पृष्ठ से, इस पहले वाले पृष्ठ से इसकी दूरी v है और इस दूसरे वाले पृष्ठ से आई डैश की दूरी v डैश है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पहले लेंस के लिए। ठीक, तो पहले लेंस के लिए v बराबर v डैश, u बराबर u, f बराबर f1। तो यहाँ पे ये लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। देखो 1/v, v के स्थान पे v डैश, u के स्थान पे u ही रहेगा और f1 पहला लेंस पर फोकस जो मान है f1 मान लिए हैं, तो ये हो गया f1 समीकरण 1। दूसरे लेंस के लिए क्या है, आई डैश बराबर वस्तु का कार्य करेगा तो u बराबर v डैश, v बराबर v, f बराबर f2 हो जाएगा। तो 1/v v ही रहेगा और 1/v डैश बराबर 1/f2। ठीक है ना, और f2 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को जब आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करना है, जरा ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, कैंसिल। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, अब ये जो है ना 1/v माइनस 1/u देखो रखे हैं तो ये कैंसिल हो गए हैं ये, और ये बचा है तो इसको पहले लिख देते हैं, इसे बाद में, और ये उतार लेते हैं। ठीक, और ये आप जानते हैं लेंस के उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस दोनों के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। अब चूंकि दोनों लेंस जोड़े हैं इसलिए फोकस बड़ा हो जाएगा, तो हम दोनों लेंस को जोड़ने पर फोकस कैपिटल F रख देते हैं। देखो यहाँ पे मिला है, यदि दोनों लेंस के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f समीकरण 4 बन जाएगा। कितना बनेगा, समीकरण 4। ठीक है, अब ये समीकरण 4 जो बन रहा है ये 1/v माइनस 1/, ये फोकस दूरी का है सूत्र, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे ना, जरा ध्यान देना, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है, तुलना करेंगे तो इसके लेफ्ट में देखो 1/v माइनस 1/u बराबर इतना, 1/v माइनस तो उसका लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर हो जाएगा। तो 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये है हमारा परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे चौथे का ख। चौथे का ख क्या है, जरा ध्यान देना, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है,
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम होता है, ठीक। और E के बराबर H इंटू म्यू माइनस डब्लू होता है, डब्लू कार्यफलन है। और यहाँ पर E के बराबर होता है, W के स्थान पे H म्यू नॉट रखेंगे और H कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा। ये म्यू माइनस म्यू नॉट है, ठीक, म्यू माइनस म्यू नॉट होता है प्यारे बच्चों। फिर देखिए V आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, म्यू देहली आवृत्ति है। तो ये हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथे के ग में, बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब हैं। देखो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक मान ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। n बराबर tan IP, स्नेल के नियम से n बराबर साइन IP बटे साइन R, और यहाँ पे tan IP बराबर साइन IP बटे साइन R हो जाएगा। और tan IP को लिख सकते हैं साइन IP बटे कास IP बराबर साइन IP बटे साइन R। यहाँ पे सूत्र लगा है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन IP कैंसिल, कास IP बराबर साइन R हो गया, ठीक। और साइन R बराबर आप जानते हैं STC रूल से पहले चतुर्थांश में साइन R साइन थीटा बराबर साइन कास 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कास IP, और यहाँ पे फिर ये कास कास हटेगा दोनों तरफ, तो IP बराबर आ जाएगा 90 माइनस R, ठीक है, 90 माइनस R आ जाएगा, यहाँ पे R होना चाहिए, ठीक। और इस तरीके से ये माइनस R इधर जाएगा तो IP प्लस R बराबर 90, ये हमारे वैल्यू आ जाएगी। यानी आपतन कोण प्लस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ये रहा चौथे का ग, ठीक। अब आते हैं चौथे के घ में। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरक वेक्टर B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्र से होकर प्रवाहित नेट धारा I का, ठीक है, नेट धारा I का जरा ध्यान देना म्यू नॉट गुना होता है, ओके। अब देखो अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट I, और म्यू नॉट बराबर निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ये रहा हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब उसमें एक चीज़ और बोल दिया है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक हेडिंग और आ गई, ठीक। और ये क्वेश्चन मात्र आपका 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, काम तो 5 नंबर जैसा लग रहा है। एग्जाम में थोड़ा शॉर्ट करके लिखना, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग में मत लिखना कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे दर्शाया है, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे अनंत लंबाई ये तार है, तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो चारों ओर इसके चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। पहले तो विद्युत क्षेत्र बनेगा और विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो स्मॉल r दूरी तक मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ठीक। और ये कितना एरिया तक बना है, dl एरिया तक। तो यहाँ पे हम कहेंगे माना अनंत लंबाई के सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से स्मॉल r दूरी पर ये तार है, जैसे ये तार ले लो और इसमें धारा फ्लो करा दो तो उसके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वही विद्युत क्षेत्र क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है।
अब देखिए धारावाही चालक तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाती है। सममित के कारण वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B का परिमाण समान होगा तथा सदिश वेक्टर dl और वेक्टर B एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, अतः वेक्टर B का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर वेक्टर B dl cos 0 डिग्री। ठीक, और cos 0 इसकी वैल्यू 1 होती है तो B बाहर हो जाएगा, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए परंतु संपूर्ण पृष्ठ वृत्तीय पथ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर 2 पाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई r। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर वेक्टर B इंटू, देखो इसकी वैल्यू ना, चूंकि वृत्ताकार पथ, देखो इस तार में धारा प्रवाहित करो कि वृत्ताकार पथ पे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो वो क्षेत्र कैसा बनेगा? वो बनेगा वृत्ताकार बन जाएगा। इसलिए हम ना इंटीग्रेशन ऑफ dl के स्थान पे क्या रखें? 2 पाई r रख दिए हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए एम्पियर के परिपथी नियम से वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट I, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करा दो। तुलना कराओगे तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। अब वेक्टर B या B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I, अथवा B की वैल्यू जब निकालोगे तो ये पूरा भाग में चला आएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। यही है B बराबर हमारा एक्चुअल वैल्यू अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं हम चौथे के अंगा में। चौथे का अंगा क्या है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। चौथे के अंगा में आ जाते हैं। ये चौथे का अंगा एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। कितना? 40 मिली हेनरी। इनमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी। ठीक, कितनी? L बराबर 40 मिली हेनरी और 1 मिली हेनरी में 10⁻³ हेनरी, तो यहाँ पे 40 गुणित हो जाएगा 10⁻³ हेनरी। फिर आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर देखिए इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, यानी 5 मिली सेकेंड तो सेकेंड में बदलेंगे। आप जानते हैं 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होता है, तो 5 मिली सेकेंड बराबर 5 गुणित 10⁻³ सेकेंड। फिर देखो आगे इन्होंने क्या, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। 2 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12, तो 12 में से 2 घटाएंगे, अंतर आ जाएगा। डेल्टा I बराबर 10 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर हम इसमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों? इसमें निकालना है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू की गणना करनी है। अब देखो E की वैल्यू निकलेगी कैसे? E बराबर -L di बाई dt हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से L की वैल्यू 40 गुणे 10⁻³ है, di की वैल्यू, डेल्टा I की वैल्यू 10 एम्पियर है, और dt की वैल्यू, डेल्टा t की वैल्यू है 5 गुणे 10⁻³ और 5 8 40, और ये कैंसिल 80 वोल्ट आ जाएगा, -80 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये जो परिपथ है, ठीक है, उसमें कितनी धारा बहेगी, कुंडली में कितनी धारा बहेगी, तो कितना विद्युत वाहक बल होगा? 80 वोल्ट। तो फटाफट आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब पांचवें का एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, उसके अपवर्तनांक दिया है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो देखिए फोकस दूरी 20 दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया 1.5 -1 R1 निकालना ही है, और समतल
उत्तल समतल, समतल उत्तल कहा है ना, तो देखो समतल उत्तल में क्या होता है, एक समतल हो जाएगा और एक उत्तल हो जाएगा। ठीक, एक समतल हो गया और एक उत्तल हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ना जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो याद करना है, बट इसकी ना अनंत हो जाती है समतल वाली को। तो देखो R2 की वैल्यू क्या हो गई, अनंत हो गई। तो यहाँ पे 1/अनंत की वैल्यू होती है 0, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे इसमें मान रखेंगे, जब 1.5 में से 1 घटा देंगे तो 0.5 आएगा, और 1 का गुणा 0.5 में करेंगे 0.5, नीचे R1 है, इसकी वैल्यू 0 ही हो गई है। ओके, अब देखो आगे, जब यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालोगे, तिरिया गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 20×5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 5वें का क है। अब आ जाते हैं हमारे 5वें का ख में, जरा ध्यान देना। 5वें का ख क्या है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एफओ बराबर 144 दिया है, एफ आई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, और दूरबीन की आवर्धन क्षमता एम बराबर -FO/FI, एफओ की वैल्यू -144, एफ आई की वैल्यू 6 रखेंगे, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 चौक 24 काटेंगे तो एम बराबर -24 आवर्धन क्षमता आ जाएगा। ये है हमारे 5वें का ख। ठीक, फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ और कहा है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की पृथक्कन दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, तो हम जो नलिका की लंबाई के लिए सूत्र लेते हैं, L बराबर FO + FI। FO की वैल्यू 144 है, FI की वैल्यू 6 है, और दोनों को रखेंगे 150 आ जाएगा। तो न पूरे जो दोनों उत्तल लेंस लगेंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 150। 5वें का ग, एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके VI अभिलक्षण को प्रदर्शित करिए। तो देखिए एलईडी यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, और यहाँ पे ये पूरा उसका चित्र का दिखाया गया है। इस तरीके से अगर एग्जाम में आ जाए 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको बना देना है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, 5वें का घ, जरा ध्यान देना। 5वें का घ क्या है प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। तो 5वें का घ में किरचॉफ का नियम, यहाँ पर देखो 5वें का घ में ये बनाओ किरचॉफ का नियम, या फिर आप एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र, ये टेस्ला, इतना टेस्ला है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बताइए, दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे हम अथवा में 2 क्वेश्चन है, तो हम यही वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, किरचॉफ वाला नहीं सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाला यहाँ बीच में स्टार का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे जो सवाल जो लिखी गई है क्वेश्चन में, हम यहाँ लिख देते हैं BY बराबर BY, देखो x अक्ष y अक्ष। ठीक, तो ये y अक्ष पर है इसलिए BY लिखा है। ओके, x अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है, y अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे 8 × 10 पर घाते -6 साइन 2 × 10 घाते 11 t + 300 πx टेस्ला। इसकी तुलना हम इस सूत्र से करेंगे, BY बराबर B0 साइन 2 πx/λ + t/t टेस्ला से करेंगे। तो यहाँ पर B0 बराबर इतना मिल जाएगा, B0 बराबर ये, ठीक, 2 π/λ बराबर 300, और 2 π/t बराबर 2 × 10 घाते 11, ये वाला। ठीक, क्योंकि सीरियल गलत लिखा है, इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में। तो ये सारी वैल्यू मिल गई। अब हम जानते हैं कि 2 π/T बराबर 2 × 10 घाते 11, और यहाँ से ये वाला लिखे हैं ये, और यहाँ से तिरिया गुणा करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 π/, इतना हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा,
2 1 के 2, 2 15, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 150 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1/50 मीटर, और 1 में 50, 1/150 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6.67 उड़े खाते -3 मीटर आ जाएगा। तो कुल मिला के लैम्डा की वैल्यू अगर इसको हल करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे ये मिल जाएगी। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो C बराबर E0/B0 होता है। अब विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखना है, इसे तिर्यक गुणा करेंगे। E0 बराबर B0 इंटू सी, B0 की वैल्यू ये, C0 की वैल्यू, C की वैल्यू ये प्रकाश की चाल का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ होता है, और इसके करेंगे इतना आ जाएगा, यानी E0 लंब है B0 पर। ठीक, अब देखो इसमें जितना मान थे ना उसको मान को वापस कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। पाँचवें का अंगा लिख लेते हैं। अब पाँचवें का अंगा क्या है प्यारे बच्चों, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये हर सेट में किसी न किसी सेट में आता ही आता है, इसलिए आप सभी को ये पढ़ के जरूर जाना है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 प्रति n इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और H बराबर 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अंगा को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उत्तेजित अवस्था में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दोनों ऊर्जाएं हैं तो हम इतना लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा। तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, हमें n की वैल्यू निकालना है। अब देखो आगे, तो तिर्यक गुणा करके n² बराबर 4 वर्गमूल लेंगे तो n बराबर 2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं L बराबर mvr होता है। ठीक, और इसे आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक, फिर आगे देखो, फिर कोणीय संवेग L बराबर NH/2 पाई, और यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे, पूरा हल करेंगे तो L बराबर इतना मिलेगा। अब हम आ जाते हैं 6वें में, प्रश्नोत्तर नंबर 6। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो 6 नंबर की अगर बात कर लें हम, तो किसी चालक की धारिता C उस चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा प्लेटों के बीच विभव V के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक इतना होता है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे ये हमारी प्लेट है और इसे हल करेंगे, K बराबर सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, K परावैद्युत पदार्थ है, एप्सिलॉन माध्यम की परावैद्युतशीलता है। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि सिग्मा बराबर Q/A समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा E बराबर Q/A के एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2, और माना प्लेट के बीच का विभव V तथा दूरी D हो तो E बराबर V/D होता है। अब समीकरण 2 और 3 की कंपैरिजन करा दो। तो समीकरण 2 और 3 का जब कंपैरिजन कराओगे तो लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर हो जाएगा। तो V/D बराबर Q/A के एप्सिलॉन नॉट, और V की वैल्यू निकालोगे तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना। V की वैल्यू निकालो QD/A के एप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हैं C बराबर Q/V। अब हम ये V की वैल्यू इसी में रखेंगे तो C बराबर आ जाए Q/QD/A के एप्सिलॉन नॉट, अंदर बाहर का गुणा करेंगे, C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये हो जाएगा समीकरण 6। समीकरण 6 मिला। तो अब ये प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो तो K बराबर 1, C बराबर C0। तो जहाँ C है C0 रख देंगे, A ही रहेगा, K के स्थान पे 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और D। ठीक, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न से पहले मैं आपको एक कोर्स बताया हूँ। ठीक, जो बच्चे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं हमारे नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं 7992087382 पर। UPMSP मॉडल पेपर लॉन्च कर चुका है। उन 5 का 6 सब्जेक्टों का सलेक्शन
तो जिन बच्चों को लेना है वो 80 रुपये में ऑफर चल रहा है, 80 रुपये में सारे सब्जेक्ट परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा अगर हमारे 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन आपको बहुत ही जल्द, ज़्यादा मटेरियल नहीं, 86 PDF है। आप चाहोगे तो लगभग एक PDF 5 PDF एक दिन में आप पढ़ सकते हो, ठीक, 5 से 6 घंटा मेहनत करके। अब आपको ज़्यादा इधर उधर की किसी सीरीज की चीज़ें नहीं पढ़नी है, आप केवल प्रैक्टिस करिए इन साल पेपर्स का सलूशन, ठीक। चलिए अब 7वां नंबर देख लेते हैं। 2 × 10⁻−10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। μ/μ0/4π बराबर 10⁻⁻⁻ वेबर प्रति एम्पियर मीटर। E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। R बराबर देखो 2 × 10⁻10 मीटर दिया है, V बराबर दिया है 3 × 10⁻6, V फॉर वेग, ठीक। और यहाँ पे n बराबर V/2πr है, V की वैल्यू रखेंगे 2π और R हो जाएगा। I बराबर Q/T होता है, Q की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, Q बराबर NI होता है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू रखेंगे, E आ गया और T बराबर 1 सेकेंड, हल करेंगे इतना आ जाएगा। फिर इसे आगे हल करोगे तो B बराबर μ0/r/2r और यहाँ पे μ0/2r, फिर यहाँ पे हल करोगे तो कुछ इस तरीके से ये मिलेगा और सारे मान इसमें रखोगे तो हमारा आ जाएगा 1.2 टेस्ला आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसा निर्भर करेगा। LCR परिपथ देखिए प्यारे बच्चों, LCR परिपथ के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो देखो यहाँ पे ये LCR परिपथ क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये IMP वाला प्रश्न है, तो सभी बच्चे रट कर जाएंगे, इसे दिमाग में ठूस कर जाएंगे, इसे बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि 2023 में गारंटेड क्वेश्चन है। 7 सेट में से किसी न किसी 2 सेट में जरूर आएगा ये, इसलिए याद रखना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, LCR परिपथ। देखो श्रेणी अनुनादी वह परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। इसमें वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं। माना C धारिता एक संधारित्र तैल प्रेरकत्व का एक कुंडली तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत तथा V बराबर V0 sin ωt के श्रेणी क्रम में लगे हैं। अतः परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। Z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z बराबर √r² प्लस ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। और ये है हमारा एक तरीके से परिपथ है। यहाँ पे AC सोर्स है, ये हमारी कुंडली है, ये क्या है कुंडली, ये संधारित्र है, ये प्रतिरोध है, इसीलिए इसे LCR परिपथ बोलते हैं, ठीक। यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा परिपथ में बहने वाली धारा के बीच कलांतर फाई हो, क्या हो प्यारे बच्चों, कलांतर फाई हो, तब क्या होगा जरा ध्यान देना, तब क्या होगा, ठीक। देखो तब जो है ये ऐसा कुछ होगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पे tan फाई बराबर XL माइनस XC/R और यहाँ पर ωL, XL बराबर क्या होता है ωL होता है और XC बराबर 1/ωc होता है, R होता है, तथा परिपथ में धारा I बराबर V/Z। तो XL XC हो तो फाई बराबर 0, यानी जब XL XC के बराबर होगा तो फाई बराबर 0 होगा, अर्थात वोल्टेज V तथा I समान कला में होंगे, अतः इनके बीच का जो कोण होगा वो शून्य हो जाएगा। अब देखो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC अथवा ωL बराबर 1/ωc, ओके। और इसमें रखेंगे तो ओमेगा बराबर 1/√LC, इसकी आवृत्ति F बराबर ω/2π और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो 1/2π√LC अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर
नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए देखो इसमें कह नहीं रहा है अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करेगी। अब जब इसमें प्रतिरोध है ही नहीं तो कैसे निर्भर करेगी। ठीक, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, एन-पी-एन ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों होता है? या फिर हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करेंगे अब। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम अपनी कॉपी में आपको दिखा रहे हैं, हमारी नोट्स है। ठीक है, और ये है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं। देखो 10.2 एनसीईआरटी से पूरा एकदम बाकायदे समझाया गया है। यही हम अपने ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाते हैं लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए सभी बच्चे इसे पढ़ कर जाएंगे क्योंकि ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। रट कर जाना, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रस्तुत करता है। किसकी दिशा को? तरंग संचरण की दिशा को। ठीक है, अब आगे देखिए अगला नंबर है, किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु स्वयं में तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, अतः यह नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं। इन नई तरंगिकाओं के द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। यह तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से ही सभी दिशाओं में आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक, अब तीसरा, नई तरंगिकाओं से स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे देखिए, तो ये हमारे जो है 3 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप तीनों लिख लेंगे। और ये इसका फिगर है। ठीक, ये इसका फिगर है। इस तरीके से अगर आप फिगर को भी समझा देंगे, ठीक, और फिगर सहित याद रखना, बिना फिगर के अगर आप ये लिखेंगे तो नंबर 1 नंबर तुरंत कट जाएगा। ये देखो, केवल इतना लिखने पर ही आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। कितने नंबर? ये 5 अंक का क्वेश्चन होता है। मात्र आपको एक पेज में 1 से 2 पेज लिखने पर ही आपको 5 अंक आप चुरा लेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ कर जाना प्यारे बच्चों, आपके लिए ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इस तरीके से आप देख लिए, इस पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया। ठीक, तो बाकी अपडेट के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।